तो दिन था नवंबर 8, 2016 और रात के ठीक 8 बज रहे थे। हम अपनी एज यूजुअल लाइफ जी रहे थे। अचानक से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टेलीविज़न पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो अनाउंसमेंट काफ़ी डेंजरस थी, काफ़ी हार्ट फेलियर वहाँ पर अनाउंसमेंट कह सकते हैं। और हम जैसे लोगों के लिए, जिसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ऐसे अनाउंसमेंट थी। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा हम लोगों को, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के ऊपर बहुत सारा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ गया। और उस अनाउंसमेंट का नाम था डीमोनेटाइजेशन। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज रात ठीक 12 बजे से, मतलब कि नवंबर 8, 2016 की रात 12 बजे के बाद से 1000 और 500 रुपीज़ के नोट नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे मतलब उनके पैर काट दिए जाएंगे, ये मान के चलिए। नहीं चलेंगे मतलब वो नोट अब अपना लीगल स्टेटस वहाँ पर खो चुके होते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे ऐसे करोड़ों लोग जिनको वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे पास में कोई ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब एक ऐसे अमाउंट से है, जो अमाउंट जिसका कोई भी हिसाब किताब हम गवर्नमेंट के पास नहीं देते हैं, जो हमारे लिए हमने कहीं छुपा के रखी है। उसे हम सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझें तो इसी का मतलब होता है ब्लैक मनी। तो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी, जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उन लोगों के लिए जिनके पास डुप्लीकेट करेंसी थी, जो नकली करेंसी थी, वो हम आज सब देखेंगे। तो इन करेंसीज के जिन लोगों के पास थी, वो लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी डेंजरस यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और इसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। यही आज हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले मैं अनिकेत अवस्थी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस में। और टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है कि आज का डिस्कशन है नोटबंदी मींस डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन क्या मतलब होता है, इसको कब कब हो चुका है हमारे इंडिया में, और इसको गवर्नमेंट क्यों करती है, कोई भी कंट्री डीमोनेटाइजेशन क्यों करती है, ये सबको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं टेक्निकल डेफिनेशन डीमोनेटाइजेशन की, उसके बाद हम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप डीमोनेटाइजेशन के टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है डीमोनेटाइजेशन इज अ मॉनेटरी स्टेप। मॉनेटरी स्टेप इसलिए क्योंकि मनी से रिलेटेड है, इसलिए हम इस मॉनेटरी स्टेप कहते हैं। मॉनेटरी स्टेप इन विच अ करेंसी यूनिट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इज डिक्लेयर इनवैलिड। तो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट मतलब जानने हैं। पहला मतलब तो आप लोगों ने देख लिया कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो एक मॉनेटरी स्टेप है इन विच करेंसी यूनिट स्टेटस जो है, करेंसी का जो यूनिट स्टेटस है एज अ लीगल टेंडर, जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। इसे आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर एक नोट 500 का है, एक नोट 1000 का है, एक नोट 200 का है, एक नोट 100 रुपीज़ का है, तो जो 100, 200, 500 और 1000 रुपीज़ की करेंसी है, इसे ही हम कहते हैं लीगल टेंडर। अगर किसी करेंसी में लीगल टेंडर का वहाँ पर स्टेटस नहीं है तो वो करेंसी नहीं मानी जाती है, वो सिंपल एक कागज़ का टुकड़ा है। तो करेंसी में लीगल टेंडर जो है वो डिक्लेयर इनवैलिड हो जाए तो उसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। जैसे कि हमारे जो हुआ 2016 नवंबर 8 को कि 1000 और 500 रुपीज़ के नोट जो थे उसमें से लीगल टेंडर जो था उसका जो स्टेटस था उसे ख़त्म कर दिया गया, और ख़त्म होने के बाद वो नोट अब नहीं चलेंगे। इसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में एक डेफिनेशन हमने और लिख रखी है, डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है अलग करना। जब हम किसी भी करेंसी से उसके लीगल टेंडर को स्ट्रिप कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उस स्टेटस को अलग कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं करेंसी का डीमोनेटाइजेशन। तो ये सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली, यही मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन का। जब भी कंट्री में ब्लैक मनी बढ़ जाती है या और भी अनवांटेड रीजंस होते हैं जिसे गवर्नमेंट अवॉइड नहीं कर पाती है, तो ऐसे रीजन को गवर्नमेंट खत्म करने के लिए सीधे सीधे वहाँ पर करेंसी को चलन से बाहर कर देती है। इसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में लीगल टेंडर का मतलब भी आपको जानना जरूरी होगा। टेक्निकल वे में जानने की कोशिश मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। लीगल टेंडर मीन्स एनी ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट रिकग्नाइज बाय लॉ। तो मैंने आपसे कहा कि लीगल टेंडर का मतलब होता है कोई भी रिकग्नाइज मीडियम जो है, ऑफिशियल मीडियम है पेमेंट का, जिसे रिकग्नाइज करती है लॉ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपये या 500 रुपये का नोट है, हम किसी को देते हैं तो वो हमारे लिए क्वांटम ऑफ अमाउंट में कैलकुलेट होता है, लेकिन जब उसका जो स्टेटस है ख़त्म हो जाए तो उसे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो लीगल टेंडर का मतलब हो गया एक ऐसा वहाँ पर लीगल ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट जिसे लॉ ने, कानून ने रिकग्नाइज किया है, मान्य किया है। यहां पर डीमोनेटाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट किन किन चीज़ों को होता है ये देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है इन्वॉल्वमेंट डीमोनेटाइजेशन इन्वॉल्व्स, तो पहला पॉइंट है आइदर इंट्रोड्यूसिंग न्यू नोट्स और कॉइन्स ऑफ द सेम करेंसी। आप लोगों ने देखा कि हमारे इंडिया में जब 2016 नवंबर 8 को डीमोनेटाइजेशन हुआ तो 100 रुपीज़ के नोट, अभी नए नोट भी आ चुके हैं और पुराने नोट भी चल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, जिसमें कि नई करेंसी
नई करेंसी पुरानी करेंसी के साथ में नई करेंसी आ जाती है तो वो भी हमारे लिए डीमोनेटाइजेशन का पार्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो लिखा है आइदर इंट्रोड्यूसिंग न्यू नोट्स और कॉइन्स ऑफ द सेम करेंसी। सेम करेंसी मतलब जो 100 रुपीज़ का नोट था पुराना वो भी हम अभी हमारे चलन में है और न्यू नोट आ जाए उसी करेंसी का, तो ये एग्जाम्पल है डीमोनेटाइजेशन का। इस मीन्स कि हमने एक नया लीगल टेंडर, एक नया स्टेटस प्रोवाइड करते हैं नए नोट के, नए उसके फीचर्स और उसके डिज़ाइन के साथ में, तो उसे हम कहते हैं लीगल टेंडर। तो हमने 100 रुपीज़ के नोट के साथ वही किया, लेकिन वहीं अगर दूसरा पॉइंट देखें तो लिखा है और कंप्लीटली रिप्लेसिंग द ओल्ड करेंसी विद द न्यू करेंसी। तो जब हम ओल्ड करेंसी को रिप्लेस कर देते हैं या ओल्ड करेंसी को ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पे नई करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि अभी 2016 में नवंबर 8 को हुआ था, इसे ही हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन के दो मतलब है, या तो नई करेंसी आ जाए पुरानी करेंसी की जगह पे या नई करेंसी आ जाए पुरानी करेंसी के साथ में, ये दोनों ही रीज़न कहलाते हैं हमारे लिए डीमोनेटाइजेशन के। डीमोनेटाइजेशन का यहाँ पर अगर आप समझें कि जो इंडिया में कब कब हुआ था, तो इंडिया में अगर डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम 1946 में, जब हम इंडिपेंडेंस के ठीक 1 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। और वहाँ पर हाई डिनोमिनेशन जो नोट्स चलते थे उस टाइम पे 1000 और 10,000 रुपीज़ तक के नोट उस टाइम चलते थे, ऐसे हाई डिनोमिनेशन नोट का आरबीआई ने वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन किया था 1946 में। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में। मेरे ऐसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि डीमोनेटाइजेशन जो हमारे लिए हुआ था वो हम सबको पता है कि लास्ट हमने जो अपने मेमोरी में हमने जो अपने लाइफ में देखा है वो 2016 वाला ही देखा है। सेकेंड टाइम जो हुआ था वो देखें तो 1978 में हुआ था। इसके पहले 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 1000 और जो 10,000 रुपीज़ के हाई डिनोमिनेशन नोट जो आरबीआई ने बंद कर दिए थे उन्हें फिर से मोनेटाइज कर दिया था। लेकिन फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1978 में एक सेपरेट एक्ट बनाया और उस एक्ट का नाम रखा हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट एक्ट 1978, जिसे डीमोनेटाइजेशन एक्ट भी कहा गया। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1954 में, क्योंकि वहाँ पे मोनेटाइजेशन हुआ था इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ नहीं लिखा है, हम डीमोनेटाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर ये जो 1000 और 10,000 रुपीज़ के नोट आरबीआई ने 1946 को बंद कर दिए थे, 1954 में वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिए थे। उसी नोट को 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने नया एक एक्ट बनाकर हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट एक्ट 1978 को बनाकर, जो कि एप्लीकेबल हो गया था, जो वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो Jan 16, 1978 को हुआ था। और वो हाई डिनोमिनेशन नोट जो 1000 और 10,000 रुपीज़ के थे उन्हें फिर से चलन से बाहर कर दिया गया था, उनका लीगल टेंडर वहीं पर स्टेटस खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा अगर थर्ड टाइम हम देखें तो जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग से भी बात करते आ रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कि थर्ड टाइम इन 2016 बाय गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसे डिमोनेटाइजेशन किया और नवंबर 8 को 500 और 1000 रुपीज़ के नोट हमारे चलन से बाहर हो गए थे। उसकी जगह पे फिर से 500 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के नई करेंसी नई लीगल टेंडर के साथ में आई थी। जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, नोट को एक्सचेंज करने के लिए स्पेसिफिक टाइम देती है। ऐसा नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन हो गया तो आप जब चाहे अपने नोट को चेंज कर सकते हैं, करेंसी चेंज कर सकते हैं। करेंसी चेंज करने का एक वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया जाता है और ये टाइम जो था 2016 वाले डीमोनेटाइजेशन में जो थर्ड टाइम हुआ था उसमें एक्सचेंज टाइम जो था वो 30 दिसंबर यहाँ पर डिसाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आप 30 दिसंबर तक किसी भी बैंक में जाके अपने नोट का एक्सचेंज कर सकते थे। वहाँ पर जो नोट का एक्सचेंज था उसको करने के बाद में वहाँ पे विड्रॉल की लिमिट फिक्स कर दी गई थी। इसके अलावा 86% करेंसी जो थी, जो मार्केट में थी 1000 और 500 रुपीज़ के नोट की, वो करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ से रिकवर कर ली थी, अपने जो सर्कुलेशन था उससे विड्रॉल कर ली थी डीमोनेटाइजेशन के थ्रू। तो 86% करेंसी जो होती है वो कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंसी होती है। 86% करेंसी बहुत बड़ी करेंसी होती है। अब हम देखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन के रीज़न क्या होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन क्यों करती है। स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके मैंने यहाँ पे 5 मेजर पॉइंट्स लिखे हैं और यही 5 मेजर पॉइंट से ही आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री में नोटबंदी क्यों होती है, हमारे कंट्री के अलावा भी क्यों होती है। तो पहला पॉइंट लिखा है ब्लैक मनी। ये बहुत
क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हम सबको जानना चाहिए। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी मनी जिसका हिसाब किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देने से कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जो मनी लेंडर से वो बचता है, तो इसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी, मैंने आपसे कहा कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद में कई लोगों के होश उड़ गए थे, वो वही लोग थे जिनके पास में ब्लैक मनी थी। ब्लैक मनी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइजेशन करती है और लोगों के पास में जो पैसा था वो घर में था, ना तो उसका कहीं बैंक में कहीं रिकॉर्ड था, ना वो सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे वो डिक्लेयर कर सकते थे कि ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई। इसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। और ब्लैक मनी जो होती है ये हमारे लिए अनवांटेड मनी काउंट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए, जैसे ही ब्लैक मनी को ख़त्म करने के बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि मेरे पास में ब्लैक मनी थी, तो रातों रात 2016 नवंबर 8 के बाद वो ब्लैक मनी मेरे लिए जस्ट लाइक स्क्रैप हो गया, क्योंकि अब वो चलेगा नहीं। और जब चलेगा नहीं और मैं उसे बैंक में भी डिपॉजिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक मनी अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी, जो कि वो है नहीं, और ऐसे में मैं फंस सकता हूँ। तो इस डर के मारे, इस डर की वजह से बहुत सारे ब्लैक मनी जिनके पास थी वो लोग काफ़ी परेशान हुए, गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा हुआ इससे। तो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा है स्टॉप काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसी से है जो डुप्लीकेट करेंसी होती है, एक ऐसी करेंसी जिसे हम जाली नोट कहते हैं, उसे काउंटरफीट कहते हैं। और ये टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए बहुत सारे टेररिस्ट इसको यूज़ करते हैं। काउंटरफीट करेंसी का मतलब हो गया कि हम डुप्लीकेट मशीन लगाकर और जो पैरामीटर है नोट्स के उसको इग्नोर करते हुए और इलीगल वे में बहुत सारे नोट वहाँ पर प्रिंट आउट कर लेते हैं कलर प्रिंटर लगा के, और ऐसे नोट को ही हम कहते हैं काउंटरफीट। जो हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है खासतौर से इंडिया में, ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो भी लोगों के पास में करेंसी रही होगी, उस करेंसी को अगर डीमोनेटाइजेशन हो गया तो वो करेंसी अब हमारे चलन से, हमारे ट्रेंड से बाहर हो गई। ऐसे में जो भी टेररिस्ट लोगों के पास पैसा था, वो पैसा ऑलमोस्ट उनके लिए अब नहीं के बराबर है, क्योंकि पैसा जो था वो अब चलेगा नहीं। तो काफ़ी तकलीफ हुई वहाँ पर लोगों को। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इंडिया के लिए, इसे हम करप्शन कहते हैं। करप्शन में लोगों के पास में वही वाली बात की, अगर हम इसे पॉइंट नंबर फर्स्ट से जोड़ें कि ब्लैक मनी बहुत सारी होती है जिसका हिसाब किताब उनके पास में होता नहीं है, ना वो गवर्नमेंट को दे पाते हैं। तो ब्लैक मनी या करप्शन जो है उसे ख़त्म करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी सक्सेस मिली थी डीमोनेटाइजेशन के बाद में। पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखेंगे, लिखा है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। जब हम अपने जितनी भी इनकम जनरेट करते हैं उस इनकम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्स नहीं डिपॉजिट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन में कोई भी पर्सन जब अपनी इनकम को हाइड कर देता है, छुपाता है, पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करता है, जिसकी वजह से अनवांटेड पैसा, जिसे हम ब्लैक मनी वापस कह सकते हैं, कि जिस पैसे का आपने हिसाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया और उस पैसे को आप छुपा के रखते हैं, उसमें आप टैक्स नहीं देते हैं, तो ऐसे अमाउंट को हम कहते हैं ब्लैक मनी। और जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी वही लोग टैक्स एवेजन करते हैं, और टैक्स एवेजन होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी लॉस होता है। तो ऐसे लॉस को कवर करने के लिए जब सरकार ने वहाँ पर नोटबंदी कर दी, तो जिन लोगों के पास में वो पैसा था, वो पैसा अल्टीमेटली उनके लिए अब नहीं के बराबर है, मैंने आपसे कहा। तो काफ़ी तकलीफ हो गई वहाँ पर लोगों को। और लास्ट है कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल कैश। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करें वो कैशलेस करें, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। ऐसे में जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की वो काफ़ी ग्रो करेगी। तो कैशलेस या डिजिटल करेंसी को यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। तो ये है डीमोनेटाइजेशन, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने देख ली कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इसको कब कब एप्लीकेबल किया गया, लीगल टेंडर क्या होता है, इसको करने की वजह क्या होती है, सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देख ली हैं। डीमोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट वाला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं डिजिटल कैश, डिजिटल कैश के लिए एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि हमारे इंडिया में अभी हर जगह डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे विलेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटली जो टेक्निकल नो हाउ है उससे अभी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और अगर हम डिजिटल कैश को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कम्प्लीटली इंडिया में, तो पहले हमको हर किसी को वहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेट करना और वहाँ पे नेटवर्किंग को बढ़ाना होगा, तभी हम इस काम को कर सकते हैं। तो कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन आप लोग समझ चुके हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।